हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे दलित हॉल ऑफ फेम में एक और महापुरुष की एंट्री हो चुकी है। आप सभी लोग जानते ही होंगे श्री गुरु अर्जन देव जी को, जो सिख पंथ के 5वें गुरु थे। मेरे मित्र कल राहुल नागपाल आए थे। मैं थोड़े समय ही पहले यह फ्रेम की हुई फ़ोटो मैं लाया था, पोस्टर साइज की जो फ़ोटो है। तो उनकी क्यूरियोसिटी थी, वो गिन डाले और उन्होंने कहा कि इस तरह के 19 फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स आप लगा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, अभी 50 इसमें और आएंगे। तो उनका मूल प्रश्न था कि इसका क्या मकसद है, क्यों इतने लोगों को आप जोड़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कई बार कहा है आप लोगों से कि मुझे कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। उसमें से एक यह कि दलित समाज उत्तर भारत का खास तौर से, या हिंदी बेल्ट का दलित समाज धीरे धीरे अम्बेडकरवाद से दूर होता जा रहा है। बहुत सारे लोग अम्बेडकरवादी घर घर पैदा हो गए हैं, जो अपने हिसाब से एक अम्बेडकर की संरचना करते हैं। मुझे लगता है इसे दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में नाराज़ भी होंगे, बहुत सारे लोग क्रोधित हो जाएंगे और अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, तो कोई बात नहीं है। हमेशा सच के साथ खड़े होने पर यह सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो जो 50 और आएंगे महापुरुष मेरे इस हॉल ऑफ फेम में, तो मैंने राहुल साहब को बताया कि दलित समाज ने अपनी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लिखी है। दलित समाज के लोगों से आप बात करिए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वेल एजुकेटेड हैं और मिडिल क्लास के सदस्य हैं। तो कितने लोग दलित समाज के संघर्षों में दलित समाज के साथ आए थे, तो कुछ गिने चुने नाम ही लोग बता पाते हैं। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ साहब, छत्रपति साहू महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, कुछ लोग रविदास का भी नाम लेते हैं। तो क्या 16 करोड़ से ऊपर अनटचेबल्स की हजारों साल की लड़ाई में बस बाबा साहब ऑफ कोर्स इतने ही लोग शामिल थे? क्या दलित समाज के की इस जर्नी में, जो इतनी कठिन थी और अभी भी कठिन बनी हुई है, सुधार हो रहा है, और कोई लोग नहीं थे? तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं और देशों में समाज हैं, बहुत सारे इथनिक ग्रुप्स हैं, क्लासेज हैं, वर्ग हैं, धार्मिक समूह हैं, सब लोग अपने इतिहास को थोड़ा बड़ा करके बताते हैं। दलित समाज में अपने इतिहास को बहुत ही श्रिंक करके बताया गया है। अब हमें तो बचपन से
यह नहीं पढ़ाया गया। बचपन क्या कहना ठीक नहीं होगा। अगर हम दिल्ली जब पढ़ाई करने 1980 में आए तो बहुत सारे अम्बेडकरवादियों से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई, तो किसी ने यह नहीं बताया कि गुरु अर्जन देव एक बहुत बड़े महापुरुष थे जो अनटचेबल गुरु संत रविदास को उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किया। मेरी नज़र में यह एक बहुत क्रांतिकारी घटना थी और जो भी एंटी कास्ट मिशन के लोग हैं उन्हें गुरु अर्जन देव जी के जीवन के बारे में जरूर जानना चाहिए। इस महापुरुष का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ है। सिखिज्म की एक वेबसाइट में मुझे यह बताया गया कि गुरु रविदास का जन्म जिनको सिखिज्म में भगत रविदास के नाम से जाना जाता है। उस समय भक्ति काल के जितने महापुरुष थे, रिफॉर्मर्स थे, उनको लोग भगत कहकर पुकारते थे। तो भगत रविदास का जन्म सिखिज्म की एक वेबसाइट में 1399 ईस्वी बताया गया है, यानी 1400 ईस्वी से एक साल पहले। कुछ लोग बताते हैं भगत रविदास का जन्म 1377 में हुआ था, 1377। तो वह भगत रविदास या गुरु रविदास का जन्म 400 साल पहले हुआ। 400 साल पहले का समाज कैसा रहा होगा, कितना कटु समाज रहा होगा, अनटचेबल्स की दशा कैसी होगी। अगर मैं अपना बचपन याद करूं तो मैंने भी अपर कास्ट की शादियों में, पब्लिक भोज में अलग पंक्ति में बैठ के, अलग लाइन में बैठ के खाना खाया है। यह तो मेरे जीवन की बात है। मैं ऐसे बहुत सारे गांव में गया हूं जहां पर लोगों ने बताया है कि किसी अछूत को 70s के पास सफ़ेद शर्ट अगर उसके बदन पर है या सफ़ेद कुर्ता, तो इस समाज के बहुत सारे लोग इससे आहत हो जाते थे। बाबा साहब ने अपनी किताब में यह, बल्कि वो अनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ही वो बताते हैं कि किस तरह से इंदौर के पास एक जगह, एक गांव में जातिवादी लोग जो है, मनुवादी लोग, दलितों को गोल्ड के गहने पहनने से उनका बहिष्कार कर दिया था और उन्हें अपने गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ा था। तो 400 साल पहले की स्थिति क्या होगी, क्या रही होगी। जब गुरु रविदास लिखते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो इसका कहने का तो अर्थ यही है कि अगर आपका मन ऑनेस्ट है, क्लियर है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, तो वही सबसे अच्छी स्थिति है। और अगर छल कपट आप में नहीं है तो आपके सामने कठौती, यानी जो लकड़ी का बर्तन होता था जिसमें पानी रखते थे अपने लेदर के काम के लिए, तो गंगा उसी में मान ली, उस पानी को ही गंगा आप मान सकते हैं। गंगा, भारतीय ट्रेडिशन में गंगा रिवर को पवित्र माना गया है। जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, पूरी दुनिया में
रिवर्स को बहुत सम्मान से देखा जाता है, और जो इतिहास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम होगा, और इसके लिए इतिहास का स्टूडेंट्स होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में ही देखिए, जितने मेन शहर हैं किसी न किसी नदी के किनारे बसे होते हैं या बसाए गए हैं। पूरी दुनिया में सभ्यताएं वहीं बस पाई जहां पानी का स्रोत था, सोर्स ऑफ वाटर जहां था, और वह नदी और झील के रूप में ही था। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा का कहने का कहीं एक और तात्पर्य तो यह नहीं था कि काशी के मेन घाट पर अछूतों को स्नान करने की मनाही थी। उस दौर में अगर गुरु अर्जन जिन्होंने पवित्र ग्रंथ जो है, आदि ग्रंथ भी जिसको कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की का संकलन किया, उन्होंने गुरु रविदास के 41 पदों का उसमें 41 पदों को उसमें समाहित किया, और गुरुद्वारे में उसको गाया जाता है, जो गान पाठ होता है। तो मैंने ये सोचा कि जो महान गुरु अर्जन देव साहब हमारे वॉरियर फिलॉसफर गुरु रविदास को अपना सकते थे, उस दौर में जब अछूत की परछाई से भी कुछ लोग अपने को अपवित्र महसूस करते थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ा। तो हमें गुरु अर्जन देव साहब को बहुत ही सम्मान के साथ अपने इतिहास में रखना चाहिए। वैसे इस पर और भी बहस की गुंजाइश है। मेरे मित्र जो है फगवाड़ा के दलित एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन ज्ञानशील साहब का कहना है कि हाँ, यह सही है कि गुरु अर्जन दास देव साहब ने गुरु रविदास के पदों का संकलन किया और समाहित किया गुरु ग्रंथ साहिब में, लेकिन इसको बाद के गुरुओं ने भी माना, और उनका तो यह भी कहना है कि बेस्ट तो यही होगा, ज्ञानशील साहब का ये भी कहना है कि बेस्ट तो यही होगा कि आप गुरु ग्रंथ साहिब की ही फोटो लगा दीजिए, क्योंकि इसमें सारे गुरुओं का सार है। उनका यह भी कहना था कि अपने शुरुआती दौर से ही जब गुरु नानक साहब ने इस सिख धर्म की स्थापना करना शुरू किया, तो उसमें एंटी कास्ट एक सेंटिमेंट शुरू से ही था। और फिर वो मुझे आगे बताते हैं, राहुल नागपाल साहब ने थोड़ा और ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन किया। आप अगर देखिए, जो हरमिंदर साहब जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं में जो सीढ़ियाँ हैं, वह सीढ़ी नीचे की तरफ जाती है। आप उतरते हैं, आप इसका मतलब एक ईश्वर के प्रति आप अपना समर्पण करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, सिखिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है, ईश्वर एक है। इसे मोनोथेइज्म कहा जाता है। गुरु रविदास भी मोनोथेइस्टिक प्रिंसिपल्स पर विश्वास करते थे। तो एक ईश्वर है, और यह ईश्वर फॉर्मलेस है, निर्गुण है। तो उन्होंने, नागपाल साहब ने कहा कि ये सीढ़ियाँ इस तरह से बनाई गई हैं कि आप किसी एक शक्ति के समक्ष आप झुक कर चलते हैं।
हरमिंदर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल आज कहते हैं, में 4 दरवाजे हैं। इसका 4 एंट्री पॉइंट हैं। इसका एक मैसेज यह भी है कि चारों तरफ से हर तरह की जात के लोग इसमें आ सकते हैं। इसमें किसी को किसी भी तरह की रोक नहीं है। फिर जो हमारा अध्ययन बताता है, आप सबको भी मालूम होगा कि जब गोल्डन टेम्पल की स्थापना हो रही थी तो कितने सेकुलर जो है गुरु अर्जन दास साहब रहे होंगे, कितने आधुनिक रहे होंगे, कितने मॉडर्न रहे होंगे। इनके पहले 4 गुरु हो चुके थे। जब इस महान मंदिर के स्टोन लेइंग सेरेमनी, आधारशिला रखने की बात आई तो इन्होंने हजरत मियाँ मीर, जो एक पंजाब क्षेत्र से एक बहुत महान सूफी संत थे, उनके हाथों उन्होंने इस महान हरमिंदर साहिब की स्थापना का पत्थर रखवाया। इतने बड़े दिल के गुरु अर्जन देव जी साहब थे। इन्होंने लंगर की स्थापना की और उसमें इनका सिद्धांत था, जो आज भी फॉलो हो रहा है, कि किसी भी धर्म जाति के लोग यहाँ आकर भोजन कर सकते हैं और यह लंगर 24 घंटे खुला रहेगा। इसका खास महत्व इसलिए हो जाता है कि उस समय भी अछूतों को दूर से खाना खिलाया जाता था। ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया, गुरु अर्जन देव साहब ने, मेरे शोध के हिसाब से उन्होंने इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया कि आपकी जो भी आमदनी है उसका 10% चैरिटी के रूप में आपको देना होगा, चाहे गुरुद्वारे में दें या चाहे कहीं और दें। इसीलिए आप देखते हैं अमेरिका हो या इंडिया हो, कहीं भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो सिख लोग वहाँ पर मुफ्त में भोजन, दवा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा लिखा गया है और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसमें कोई मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू है, पारसी है, यहूदी है, किसी भी रिलीजन को मानने वाला है, उसमें पूछ कर खाना नहीं खिलाया जाता है लंगर में। और यह जानना ही चाहिए आपको कि जो हरमिंदर साहिब की डिजाइन गुरु अर्जुन देव साहब ने खुद की थी, तो यह कितनी बड़ी क्रांतिकारी घटना है कि आज भी जब इस तरह के दृश्य आते हैं, हिमालय क्षेत्र के एक गांव से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा। अगर वीडियो सच है तो उसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति सामान कोई खरीदने गया अपने गांव के पास की दुकान से, तो उसने पैसा रखा एक जगह, दुकानदार ने सामान एक जगह रख दिया और उस सामान को उठाकर दलित व्यक्ति लेकर अपने घर आया। यानी इस हद तक का छुआछूत, तो 400 साल पहले कैसा समाज रहा होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। कभी मैं झालाबाई का भी चित्र लगाऊंगा, क्योंकि एक महारानी के रूप में उन्होंने गुरु रविदास को अपना गुरु स्वीकार किया था और बाद में मीराबाई ने भी गुरु रविदास को अपना गुरु मान लिया। मैं
जो लोग भी कुछ 100 इस वीडियो को देखते हैं, मुझे मेरी चैनल को ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, आप अगर दलित हैं तो यह दिमाग में एक बात सोच लीजिए कि दलितों की यात्रा, मुक्ति की यात्रा शुरू हुई है, संपन्न नहीं हो चुकी है। यह जरूर है कि कुछ दलित समाज के लोग या दलित मिडिल क्लास मोर और लेस यह सोचता है, उसके कंडक्ट से ऐसा लगता है कि दलित मिडिल क्लास ने यह सोच लिया है कि उनकी जर्नी इमेंसिपेशन की कंप्लीट हो गई है, संपन्न हो गई है। ऐसा सोचना गलत होगा। मात्र 60-70 सालों में जिन लोगों की शादियों में 100 हाथियां घोड़े आते थे, आज कुछ उन्हीं परिवारों में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जहाँ के युवक नौजवान अभी हाल ही में होमगार्ड की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में अपीयर हुए थे। तो दलित मिडिल क्लास जो है, जो सोचता है कि उसकी मुक्ति की यात्रा संपन्न हो चुकी है, यह सोचना गलत है। हमारी मुक्ति की यात्रा शुरू हुई है। 60-70 साल कुछ नहीं होते हैं इतने बड़े इतिहास चक्र में। अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है और भारतीय संविधान का यह एक आदेश है, यह एक मैंडेट है भारतीय रिपब्लिक को कि दलित समाज के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना है। इसलिए दलित समाज की तुलना और किसी वंचित वर्ग से नहीं हो सकती है, जो प्रायः दलित समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी करते रहते हैं कि दलित हैं, ओबीसी है, माइनॉरिटीज हैं। दलित समाज जो जाति व्यवस्था के बाहर है, अछूत है, यह एक अमानवीय व्यवस्था थी जिसमें दलित समाज के लोगों को रखा गया है। इसीलिए दलित मिडिल क्लास को या दलित समाज को अपने दोस्तों की संख्या, अपने शुभचिंतकों की संख्या बढ़ानी चाहिए, घटानी नहीं चाहिए। और दलित समाज के लोगों को जो उनसे अगर कोई असहमत है तो उसके लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दलित समाज एक जेंटलमैन, जेंटलवुमन के रूप में था, पहचान थोड़ा बीच में बिगड़ गई थी, फिर उसे रीस्टोर करना है। तो मैं नागपाल साहब से मैंने ये कहा था कि इस हॉल ऑफ फेम में एक तरह से दलित समाज का इतिहास लिखा जा रहा है और यह जर्नी जारी रहेगी। जिन्होंने भी दलितों को एक गिलास पानी पिलाया था, उन्हें एक गिलास खून देने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की एक मुहिम अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, कंट्रीब्यूट करिए और फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों के बीच। और इस पर डिस्कशन करना चाहिए कि क्यों यह जरूरी है कि दलित समाज के लोग उन सारे लोगों को याद करें सम्मान पूर्वक जिन्होंने इतिहास के किसी न किसी मोड़ पर दलितों की मदद की है, दलितों के साथ खड़े हुए हैं। जय भीम, जय भारत।